गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफर सभी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो कितने भागों में किया गया और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, दूसरा हमने पढ़ा था ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत शासन संविधान का विकास, जिसमें से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू हुआ था। और अभी हम ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत संविधान के विकास को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम इन दोनों अधिनियम को पढ़ चुके हो। आज हम भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 इन दोनों अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि क्या था भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। शुरुआत करते हैं हम अपनी भारत परिषद अधिनियम 1892 से। तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यों की संख्या क्या करी गई? बढ़ाई गई। और यद्यपि बहुमत किसका रहता था? सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या कहता है? यह कहता है कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में और प्रांत में, कहाँ कहाँ पे? केंद्र और प्रांत की जो विधान परिषदें थी, वहां पर केंद्र और प्रांत की विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य जो होते थे, जो बिना सरकारी होते थे, मतलब जिनको क्या कहा जाता था? गैर सरकारी। इन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। लेकिन इन सरकारी सदस्यों को बढ़ाया तो गया, लेकिन इनका बहुमत में योगदान नहीं रहता था। बहुमत में योगदान किसका रहता था? केवल सरकारी सदस्यों का ही रहता था। आगे है केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त, यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। तो केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य रहते थे अतिरिक्त मनोनीत, उनके अलावा भी सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना भी आवश्यक था। अगर ये सदस्य कितने होंगे? कम से कम 11 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 16, और उसमें से भी 10 सदस्य कैसे होंगे? गैर सरकारी होंगे। आगे क्या है? इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। कौन सी निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में क्या हुई? वृद्धि हुई। किसकी शक्तियां वृद्धि हुई? विधान परिषद की शक्तियां वृद्धि हुई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति क्या हो गई? प्राप्त हो गई। इसी जो 1892 का जो अधिनियम आया, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया और इसी में विधान परिषद शक्तियों में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो सदस्यों को आर्थिक नीति बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन मतदान का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 था। इसमें प्रमुख सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें केंद्रीय और जो प्रांतीय की विधान परिषदें थी, इसमें गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया गया? सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन उन्हें बहुमत का अधिकार नहीं दिया गया। आगे है जो केंद्रीय विधानसभा में जो अतिरिक्त सदस्य थे, मनोनीत सदस्यों की संख्या को कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 होने चाहिए। और इन 16 सदस्यों में भी 10 सदस्य कम कैसे होंगे? गैर सरकारी होंगे। आगे है इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति है, वो उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार उनको अभी भी प्राप्त नहीं था। आगे है परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। इसी अधिनियम में जो परिषद के भीतर सदस्य थे, उनको कुछ कुछ मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में प्राप्त हुआ था? सन 1892 ईस्वी के अधिनियम में। निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है किया जाना, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। 1892 अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो इसमें सबसे पहले क्या था? जो परिषद के सदस्य थे उनको जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाए। इस अधिनियम निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ हुआ था,
इस अधिनियम की क्या थी, एक प्रमुख विशेषता थी। और प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ किया गया तो इसी के अनुसार जो सदस्य जो थे गैर सरकारी हो, नगर पालिका के हो, जिला बोर्ड के हो या विश्वविद्यालय हो या फिर वाणिज्य मंडल के जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। आगे हम पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। अभी हमने पढ़ा है भारत परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है इसे मार्ले मिंटो सुधार, किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस समय लॉर्ड जो मॉर्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले। किस समय, भारत परिषद अधिनियम 1909। तथा लॉर्ड जो मिंटो थे वो भारत के क्या थे, वायसराय थे। जो भारत इन दोनों को मिला के क्या हुआ, भारत मार्ले मिंटो सुधार इस अधिनियम को कहा गया। तो लॉर्ड मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था। किसने कहा था ये भारतीय इतिहास की युगांतर घटना, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो सुधार जो किया गया था उसका लक्ष्य, इसका प्रमुख लक्ष्य यह था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 जो 1892 में कुछ दोष रह गए थे उन दोषों को दूर करना और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को क्या करना, खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का क्या करना था, सामना करना था। तो लॉर्ड मिंटो सुधार का लक्ष्य प्रमुख रूप से क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसका सामना करना था। आगे देखते हैं, इस अधिनियम ने, भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की, व्यापक वृद्धि की। तो केंद्रीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि किस अधिनियम में हुई थी, 1909 में। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से कितनी हो गई, 60 हो गई। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या कैसी थी, कैसी अलग अलग थी। तो केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर कितनी हो गई, 60 हो गई। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या कैसी थी, अलग अलग थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। कौन सी बहुमत को बनाए रखा, सरकारी बहुमत को बनाए रखा। लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमतों की अनुमति थी। तो सरकारी बहुमत तो थे लेकिन इसी अधिनियम में जो पहले 1892 में है गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमतों की भी अनुमति थी। इन दोनों इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया। किस अधिनियम ने, 1909 के अधिनियम ने दोनों स्तरों में विधान परिषद के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया। जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, इन सभी पर चर्चा करने की अवधि को क्या किया है उन्होंने, बढ़ाया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार, किस अधिनियम के अंतर्गत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार भारतीय का वायसराय और गवर्नर, कहाँ पर, भारत जो कोई किसी भारतीय व्यक्ति का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, 1909 के द्वारा वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिक परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। आगे हम देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें कौन सा, विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सा सदस्य बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया। किस अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में भारत ने कौन से चुनाव हेतु, भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन, कौन से निर्वाचन, इसी अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, 1909 के अधिनियम में। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। किस अधिनियम में ऐसा हुआ था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, 1909 के अधिनियम में। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता का वैधानिक सांप्रदायिकता को प्राधान्यता प्रदान की। किस अधिनियम में सांप्रदायिकता को प्राधान्यता प्रदान की गई थी, 1909 मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम में, कौन से अधिनियम में? भारत परिषद अधिनियम 1909 में ही प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम में क्या किया गया? 1909 के अधिनियम में किया गया। तो आज की वीडियो में हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड क्लास और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।